जो लोग जाति मानसिकता के तहत काम करते हैं, अगर आपको फुले शाहू अंबेडकर की विचारधारा के तहत कोई संगठन काम करना है तो सबसे पहले आपको अपनी जाति मानसिकता से ऊपर उठना होगा। आपको पता ही नहीं चलता आप जाति के अधीन रहकर काम कर रहे हैं, तो आपको कॉन्शियसली करना होगा। आप अपनी जाति मानसिकता से ऊपर नहीं उठते हैं तो फिर आप ब्राह्मणवाद के अधीन रहकर ही काम करेंगे। तो जो लोग जगाने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम कर रहे हैं, संगठित शक्ति का निर्माण करने का काम कर रहे हैं, वो सफल नहीं हो सकते। अगर ऐसा ही हुआ तो फिर वो सफल नहीं हो सकते। इस बात को ध्यान में रखा गया। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया कि शेड्यूल कास्ट के सोशल नेटवर्किंग के अंतर्गत एक नई स्ट्रेटेजी बनाई गई है, जगाकर जोड़ने की, जोड़कर शक्ति का निर्माण करने की, संगठित शक्ति का निर्माण करने की जो स्ट्रेटेजी प्लान की गई है, उसके तहत शेड्यूल कास्ट के 3 संगठन बनाने का निर्णय किया है। शेड्यूल कास्ट के ही 3 संगठन। तो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, शेड्यूल कास्ट का जो अपर लेयर है, सबसे ऊपर वाला जो लेयर है, उस लेयर के लोगों को जोड़ने का कार्य शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। क्योंकि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ये शब्द हमने इसलिए ले लिया कि बाबा साहब ने बनाया हुआ संगठन। 18, 19, 20 जुलाई 1942 को ये संगठन बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया। रिपब्लिकन पार्टी बनाने के पहले तक जो पॉलिटिकल एक्टिविटी बाबा साहब अम्बेडकर भारत में करते थे, वो सारी की सारी एक्टिविटी इसी संगठन के नाम पर करते थे। जो अंग्रेजों को मेमोरेंडम देते थे, वो सारे मेमोरेंडम जो डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के नाम पर ही देते थे। तो इस तरह से शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का नाम जो है हमने वहां से लिया। मगर शेड्यूल कास्ट के 3 संगठन बनाने का हमने निर्णय लिया, तो दूसरा संगठन है शेड्यूल कास्ट का मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट। ये शेड्यूल कास्ट फेडरेशन शेड्यूल कास्ट का संगठन, तीनों संगठन शेड्यूल कास्ट के, मगर दूसरा संगठन है मोस्ट बैकवर्ड, अति पिछड़ी अनुसूचित जातियां। ये दूसरा संगठन है। अब इससे क्या होगा? जो मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट की जातियां है, अगर हमने उस नाम से संगठन बनाया तो क्या होगा? ये फील्ड वर्क उन्हीं जातियों में होगा, इन्विटेशन उन्हीं जातियों को जाएगा, फील्ड वर्क उनके ही बीच में होगा, एजेंडा उनका ही फिक्स होगा, सब्जेक्ट उन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा। तो परिणामतः जो शेड्यूल कास्ट के नाम से मीटिंग बुलाई जाती है, जनरली शेड्यूल कास्ट, तो जो जातियां आती नहीं है मीटिंग में, जब वो मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के नाम से संगठन बनाया जाएगा, उनके ही नाम से बनाया जाएगा, वही आएंगे। जिनके नाम से बनाया जाएगा वही आएंगे। अपर लेयर वाले तो इसलिए नहीं आएंगे, तो बोलेंगे कि ये तो हमारा नहीं है, और उसके नीचे वाले बोलेंगे तो ये भी हमारे लिए नहीं है, इसलिए नहीं आएंगे। तो जिनके लिए बनाया गया उनको ही इन्विटेशन होगा, उनके लिए ही फील्ड वर्क होगा, उनका ही सब्जेक्ट होगा, और उन्हीं भौगोलिक और सामाजिक क्षेत्र में कार्य होगा, लोग भी वही आएंगे। तो इससे फायदा क्या होगा? तो जनरल टर्म है शेड्यूल कास्ट की, उसके नाम पर जब हम मीटिंग बुलाते हैं तो मुश्किल से 2-4 जाति के लोग आते हैं, मगर ये शेड्यूल कास्ट, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के नाम से जब संगठन बनाया जाएगा
तो स्वाभाविक रूप से जो लोग संगठन करने के प्रक्रिया के बाहर रह गए हैं उनको कॉन्शियसली संगठित करने का काम होगा और वो संगठित क्षेत्र के अंदर आएंगे, वो भी बाहर नहीं रहेंगे, रह नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको हम जगाकर जोड़ने का स्पेशलाइज कार्यक्रम बनाया। जैसी बीमारी है वैसा इलाज करने का सोचा। सभी के लिए एक ही इंजेक्शन लगाने का सोचा था, वो काम नहीं कर रहा। सभी को एक ही इंजेक्शन लगाने का काम किया जा रहा था, उससे वो बीमारी खत्म नहीं हो रही थी। स्पेशलाइज्ड आइडेंटिफिकेशन किया और उसके लिए अलग से स्ट्रेटेजी प्लान की, तो मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के नाम से शेड्यूल कास्ट का ही दूसरा संगठन बन गया। हमारे लोग ये ध्यान रखने का कि जो लोग जाति मानसिकता के तहत काम करते हैं, अगर आपको फुले शाहू अंबेडकर की विचारधारा के तहत कोई संगठन काम करना है तो सबसे पहले आपको अपनी जाति मानसिकता से ऊपर उठना होगा। अगर आप अपनी जाति मानसिकता से ऊपर नहीं उठते हैं तो फिर आप ब्राह्मणवाद के अधीन रहकर ही काम करेंगे, तो उससे तो ब्राह्मणवाद ही मजबूत होगा। उसके विरोध में कोई रणनीति कारगर रूप से आप करने में कामयाब नहीं हो सकते। कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड, ये जो कास्ट नोशन है, ये अनकॉन्शियस लेवल पर आपके दिमाग में चला गया है और आप जानबूझकर कुछ काम करते हैं और कुछ काम जो अनकॉन्शियसली करते हैं वो भी जाति के लिए ही करते हैं। आपको पता ही नहीं चलता आप जाति के अधीन रहकर काम कर रहे हैं, तो आपको कॉन्शियसली करना होगा। जब हम करते हैं, अभी ये जो स्ट्रेटेजी हमने प्लान की, ये कॉन्शियस स्ट्रेटेजी है कि तमाम शेड्यूल कास्ट की जातियों को जगाकर जोड़ने का मामला है। केवल एक दो जाति के लोगों को जगाकर जोड़ने का मामला नहीं है। जानबूझकर विचारपूर्वक योजना बनाकर करने का कार्यक्रम, कहने मात्र का काम नहीं है कि हम तमाम शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। प्रैक्टिकल दिखना चाहिए, तो ये प्रैक्टिकल दिखने वाला, प्रैक्टिकल दिखेगा। तो एक मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट का दूसरा फ्रंट शेड्यूल कास्ट के ही अधीन शुरू कर दिया गया, उसका एक अलग संगठन बनाया गया। 1703 जातियों में उन जातियों को आइडेंटिफाई किया जाएगा अलग अलग राज्यों में, और ये ध्यान रखा जाएगा कि जितनी जातियां उसके अंदर आती है उसके अंदर जाके काम करना। मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, ये दूसरा संगठन हो गया। एक ही शेड्यूल के अंदर रहने वाले तमाम अछूत शेड्यूल कास्ट कौन है? एक भूतपूर्व अछूत लोग है। शेड्यूल कास्ट नाम बाबा साहब अंबेडकर ने सेकंड इंडिया एक्ट 1935 में दिया। ये बाबा साहब अंबेडकर का प्रयास है। बाबा साहब अंबेडकर ने 1703 जाति के लोगों को एक नाम दिया, 1703 जाति के लोगों। ये 1935 सेकंड इंडिया एक्ट के तहत जो कानून बनाया गया है, सेकंड इंडिया एक्ट, उसके तहत है। तो ये सारी भूतपूर्व अछूत जो जातियां है उनको शेड्यूल कास्ट कहा गया। तो जो अछूतों की दूसरी जातियां है मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, उसको जगाने और उसको जोड़ने का कार्यक्रम है मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट। ये अलग संगठन बनेगा। जब बनेगा तो उसका नेतृत्व भी वही लोग करेंगे, उसका कार्यकर्ता भी वही लोग होंगे, उसका फंड भी वही करेंगे, उनका मीटिंग भी वही करेंगे, उनके भौगोलिक क्षेत्र में वही लोग काम करेंगे, सारा कुछ उनके हाथ में है। तो स्वाभाविक रूप से उनका नेतृत्व उभरेगा या उभारा जाएगा। जब वो नेतृत्व उभरेगा तो उनका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक हर प्रकार का जो जागरण है होगा। और अलग क्यों? दूसरे करे या ना करे, वो खुद ही करेंगे। अपने लोगों को जगाने का भाव उनके अंदर होगा तो करेंगे।
और जब ऐसा होगा तो फिर वो जो शेड्यूल कास्ट का जो व्यापक परिप्रेक्ष्य है उसके दायरे में इकट्ठा होंगे। तो ये इकट्ठा करने का कार्यक्रम है। मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट का अलग संगठन बनाने का मतलब शेड्यूल कास्ट को विभाजित करने का कार्यक्रम नहीं है। ये काम करते वक्त ध्यान रखने का, इसकी कार्य प्रणाली इसका विभाजन करने के लिए नहीं बनाई गई है, इसके बीच में दीवार खड़ी करने के लिए नहीं बनाई गई है। एक समस्या पैदा हो गई, उस समस्या का समाधान करने के लिए किया गया। कुछ ही जाति के लोग जागृत हो गए और कुछ ही जाति के लोगों को संवैधानिक अधिकारों का फायदा हुआ, तमाम लोगों को फायदा नहीं हुआ। इसका एक और निगेटिव पहलू है। वो निगेटिव पहलू क्या है? ब्राह्मण लोग क्या कहते हैं, देखो ये सारा जो संविधान का अधिकार है ये एक जाति के दो जाति के लोगों ने ले लिया। ऐसा वो जाकर उसके अंदर प्रचार करते हैं और उनको उनके खिलाफ भड़काकर उनका इस्तेमाल करते हैं। तो शेड्यूल कास्ट के जो एडवांस लोग हैं, जो आगे बढ़े हुए लोग हैं, जिन्होंने प्रगति की है, उनको समझना चाहिए ये तो राजनीतिक मसला भी बन रहा है। ये तो आपस में टकराव पैदा करने का भी मामला हो रहा है। इसका समाधान दूसरे लोग करने वाले नहीं है। जो दुश्मनी करने वाले हजारों सालों से लोग हैं, जिन्होंने अछूत को पैदा किया, जिन्होंने अस्पृश्यता को पैदा किया, वो उनका कल्याण करने वाले नहीं हैं। वो उनको भड़काकर अपने राजनीति के लिए इस्तेमाल करने वाले लोग हैं और कुछ नहीं करने वाले। हमारे तो भाई लोग हैं, हमारे तो लोग हैं ना, हमारी तो समस्या है, हमको तो अपनी समस्या का समाधान करना होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए ये काम की कार्यप्रणाली निर्धारित की गई। तीसरा संगठन है शेड्यूल कास्ट का ही, वो है एक्सट्रीम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट। तो नाम शेड्यूल कास्ट, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, तीसरा है एक्सट्रीम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट। अब ये एक्सट्रीम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट कौन है? इसमें दो प्रकार की जातियां हैं। एक वो किसी तहसील में है, 2, 4, 5 घर है, या किसी जिले में है, इनसिग्निफिकेंट संख्या है, जिस संख्या का ग्राम पंचायत में सदस्य चुनने के लिए भी कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो राजनीतिक लोग उनके तरफ इसलिए ध्यान नहीं देते कि इनके वोटों से कौन सरपंच चुनकर आने वाला। सरपंच तो बहुत दूर की बात है, पंच चुनकर आने वाला नहीं है। तो इनके तरफ ध्यान देने की क्या जरूरत है? तो राजनीतिक दृष्टि से दूसरे लोग ऐसा सोचेंगे, मगर ये तो हमारी गुलामी की जो समस्या है उससे रिलेटेड मामला है। हमें तो दूसरे तरीके से सोचना होगा। अगर तमाम अछूत जाति के लोगों को जागृत करके इकट्ठा करने का काम नहीं किया, संगठित शक्ति निर्माण करने का काम नहीं किया, तो फिर ये जिस ब्राह्मणवादी व्यवस्था से हम लोग पीड़ित है, गुलाम बनाए हुए हैं, उससे आजादी कैसे हासिल होगी? नहीं होगी। हमको इस दृष्टि से सोचना है और एक एक आदमी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एक तो ये एस्पेक्ट ये है कि कहीं कहीं तहसीलों में दिखाई दे रहे हैं, कहीं कहीं जिले में दिखाई दे रही है कुछ जातियां, कहीं कमिश्नरी में होगी, कहीं कहीं जातियां कमिश्नरी में। सारे महाराष्ट्र में मान लो 6-7 कमिश्नरी है, एक कमिश्नरी में है, बाकी सारे महाराष्ट्र में कहीं पर भी नहीं है। एक तो ये एस्पेक्ट है एक्सट्रीम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट का। दूसरा एस्पेक्ट क्या है? दूसरा एस्पेक्ट है रोजगार के क्षेत्र में ये जातियां जो संवैधानिक रिजर्वेशन है इसमें कहीं पर भी लगभग नहीं। आपको समझ में आना चाहिए, हमारे लोग हैं तो हमारी समस्याओं को तो हमको सही तरीके से आइडेंटिफाई करना चाहिए, सीखना चाहिए, समझना चाहिए कि ये रोजगार के क्षेत्र में, रिजर्वेशन के क्षेत्र में ये लोग आपको कहीं पर भी दिखाई नहीं देते। तो क्यों दिखाई नहीं देते? क्योंकि ये एजुकेशन के क्षेत्र में कहीं है नहीं। रोजगार के क्षेत्र में तो ये तब होंगे जब ये एजुकेशन के क्षेत्र में होंगे। एजुकेशन के क्षेत्र में क्यों नहीं है? क्योंकि ये किसी आंदोलन में ये नहीं है, किसी संगठित प्रयास में ही शामिल नहीं है। अब जब किसी संगठित प्रयास में ही शामिल नहीं है तो जागृत ही नहीं है। जब जागृत ही नहीं है तो उनको संवैधानिक अधिकार मिले हुए हैं ये कहने का, बोलने का, उसका उपयोग करने का और अपना हिस्सा लेने का, और दूर की बात है तो हमारे लोग
चौथा एस्पेक्ट ये है कि इनमें से एक्सट्रीम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट की जो जातियां है वो सारे देश भर में जो सफाई का काम हो रहा है, कोई शेड्यूल ट्राइब की जाति सफाई का काम करने के काम में नहीं। कोई मोस्ट बैकवर्ड क्लास की जातियां सफाई के काम में नहीं है। ओबीसी की जातियां सफाई के काम में नहीं है। ऑल इंडिया में सफाई का काम करने वाली जो जातियां है लगभग 29 जातियां है। ये 29 जातियां सारी की सारी शेड्यूल कास्ट की जो सफाई का काम करती है ऑल इंडिया में। तो ये 4-5 प्रकार का एस्पेक्ट है जिसको ध्यान में रखते हुए हमको एक्सट्रीम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट का संगठन बनाना है। जब आप ऐसा करोगे वही लोग आएंगे, उनका ही संगठन बनेगा, उनका ही कैडराइजेशन होगा, उनका ही लीडरशिप होगा, उनका ही रिप्रेजेंटेशन होगा, उनका ही नेतृत्व निर्माण होगा। तब जाकर के समस्या, लोकतंत्र में समस्या का समाधान होने का तरीका क्या है? समस्या का समाधान बाद में होता है, पहले समस्या एजेंडे में, नेशनल एजेंडे में आनी चाहिए। अगर समस्या नेशनल एजेंडे में आती नहीं है तो उसका कभी समाधान होने वाला नहीं है। और नेशनल एजेंडे में आने के लिए पर्याप्त एडिक्वेट जनसंख्या होना चाहिए। वो जनसंख्या सड़कों पर उतरनी चाहिए, वो आंदोलन करने वाले लोग होने चाहिए और उससे राजनीति पर असर पड़ना चाहिए। तब जाकर के राजनीति में रहने वाले लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि इनकी वजह से 2-4 एमएलए की हमारी सीटें हार जाने वाली है। ऐसा जब तक नहीं लगेगा तब तक ये लोग सोचने वाले नहीं है, सोचते नहीं, तब तक उनका मामला नेशनल एजेंडे में आ नहीं सकता। ये ध्यान रखना जरूरी है। जब इनका एक्सट्रीम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट का संगठन बने तो एजेंडे में आएगा, संगठन होगा ना, फिर एजेंडे में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, इसके पहले तक शुरू में आपने देखा होगा कि देश में मुसलमानों को राष्ट्रपति बनाने का रिवाज था। मुसलमानों का सपोर्ट लेने के लिए कांग्रेस वाले क्या करते थे? मुसलमानों को राष्ट्रपति बनाते। जब बामसेफ का इमरजेंस हुआ और बामसेफ के द्वारा सारे देश भर में शेड्यूल कास्ट के लोगों को आधार बनाकर सारे देश भर में संगठन बनाया गया और उसका संगठित शक्ति का प्रयोग हुआ, राजनीति में दिखाई दिया, तो शेड्यूल कास्ट के लोगों को संतुष्ट करने के लिए के.आर. नारायणन शेड्यूल कास्ट को राष्ट्रपति बनाया है। काल्पनिक नहीं बोला, ये सारे नाम के साथ, एग्जाम्पल के साथ, हिस्टोरिकल एविडेंस के साथ बता रहा। दूसरा, भारत में पहली बार बामसेफ के द्वारा राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद नाम का संगठन आदिवासियों में आजाद भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार 22 राज्यों में बना, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद। तो राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के लोगों ने हमारा राष्ट्रपति होना चाहिए मांगा है? नहीं मांगा, उन्होंने संगठन बनाया। तो वो लोग जो है संगठित नहीं होनी चाहिए, उसके लिए उसका एक राष्ट्र ले लो, तुम्हारा राष्ट्रपति। आपको देश में क्या बदलाव हो रहा, हमारी वजह से छोटी छोटी चीजें नहीं बदल रही है, बहुत बड़ी बड़ी चीजें बदल रही है। और 10 साल में तो देश चलाने के लिए ही हम लोगों को तैयार होना है। 10 साल इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर पीएमओ ऑफिस के लेवल पर बामसेफ को तोड़फोड़ करने का कार्यक्रम बनाया गया। वो ऐसे ही नहीं बनाया गया, पीएमओ ऑफिस के लेवल पर बनाया गया। 12 स्टेट के लोगों ने मुझे अभी तक बताया कि आईबी के लोगों ने हमको टेलीफोन कर पूछा कि वो बामसेफ में जो टूट-फूट हो रही है, तो वो तोड़फोड़ करने वाले लोगों का कितना प्रभाव पड़ रहा है? कुछ पड़ रहा है क्या? वो आईबी का आदमी 12 स्टेट के लोगों को टेलीफोन करके पूछा, ज्यादा स्टेट के लोगों को पूछा होगा, मगर 12 स्टेट के लोगों ने मुझे बताया
ज्यादा स्टेट के लोगों को पूछा होगा, उन्होंने मुझे टेलीफोन पर बताया कि वो आईबी का टेलीफोन आया था। मैंने कहा क्या पूछा? एक ही सवाल हर जगह पूछा। तो जो आईबी है ये बॉम्बे में जो 2006 या 2008 के दरमियान बहुत बड़ा पाकिस्तान के लोगों के द्वारा एक अटैक हुआ, ऐसा हुआ था 25 या 26 जुलाई के दौरान हुआ था। हाँ, नवंबर में मैं ऑस्ट्रेलिया में था, वहाँ टीवी पर देख रहा था। तो वही जब करकरे मैदान में गया तो मैंने, अरे ये कमांडर इन चीफ मैदान में कैसे गया? जो कमांडर होता है वो कमांड करता है, फौज को मैदान में भेजता है, ये गया कैसे? तो थोड़ी देर के बाद खबर आई वो मारा गया। तो मारने के लिए भेजा। अभी मेरे पास किताब आई मुशर्रफ साहब की कि आईबी ने करकरे को मारने का प्लान बनाया। आईबी के बारे में बता रहा हूं आपको, आईबी को बता रहा हूं। तो महाराष्ट्र पुलिस का स्टेट लेवल का आईपीएस ऑफिसर, ये आईजी लेवल का, उसने किताब लिखा कि आईबी ने प्लान बनाकर करकरे को मारा। क्यों मारा? क्योंकि करकरे ने आरएसएस के लोगों ने भारत में बॉम्ब ब्लास्ट करवाए, उसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इकट्ठा की। पहला पुलिस अधिकारी था करकरे, जिसने आरएसएस के लोगों ने सारे देश भर में 50 या 60 जगह बॉम्ब ब्लास्ट आरएसएस ने करा। मुशर्रफ साहब ने किताब का नाम लिखा भारत की सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन आरएसएस। तो मैंने पूछा मुशर्रफ साहब को, आरएसएस ने ऐसा आपने किताब लिखा तो आपके खिलाफ केस दायर नहीं किया? आप कैसे कर सकते? मेरे पास सारे सबूत है आरएसएस के विरोध में, वो आतंकवादी संगठन है। अगर वो करते तो मैं उनको धन्यवाद देता, क्योंकि मैं सबूत के साथ हाईकोर्ट में पेश कर देता। तो केस उन्होंने मेरे खिलाफ कोई केस ही नहीं किया। अभी कुछ दिन पहले की बात है, तो मैंने कहा आपके वो किताब है क्या? तो उन्होंने मुझे किताब दिया सारे के सारे। तो आईबी में जो आरएसएस रिलेटेड लोग हैं, उन लोगों को माध्यम बनाकर करकरे को आईबी ने ही ऑर्डर दिया उसको मैदान जाने। ये भी एविडेंस मुशर्रफ साहब ने बताया। आईबी ने कहा, कौन से अधिकारी ने कहा, वो भी सारे नाम के साथ। वो हॉस्पिटल की जो महिलाएं थी, हॉस्पिटल की जो नर्सेस थी, वो हथियार रखने वाले जो लोग थे वो मराठी में बात कर रहे थे। उसने सुना, ये मराठी बोल रहे, अखबार में तो टीवी में तो पाकिस्तान के बोल रहे, ये सारे पाकिस्तान में मराठी लोग कब से हैं? तो उनको नर्सेस को सवाल पता हो कि ये मराठी कैसे बोल रहे, तो भी रिकॉर्ड में। तो वो जब उनको पता चला कि वो मुशर्रफ को गोली मारी गई है, करकरे को गोली मारी गई है, तो ऊपर वाले अधिकारी ने उनको बोला, वो बुलेट प्रूफ जैकेट में था, वो मरा नहीं होगा, तुम जाके देखो, नहीं तो वो जिंदा रहेगा। गड़बड़ है, तुम बोले गोली मार दिया, ऐसा ही कह रहे हो, मरा कि नहीं मरा, जाके देखो। तो वो अधिकारी गया, मरा नहीं। तो उसने, क्योंकि ये जैकेट यहां है, इधर है, ऐसा इधर, यहां मारा उसने 10-12 को। वो पुलिस वाले ने जिसको उसको भेजा देखने के लिए कि मरा कि नहीं मरा, देखो, तो उसने देखा मरा नहीं, तो उसने यहां उसको गोलियां। उसके बाद तो ये आईबी का रेफरेंस है, इसलिए बता रहा। आईबी के लोगों को पीएमओ के लेवल पर लगाया गया कि ये बांग्सेप को तोड़ो। बांग्सेप को मैंने कच्चा नहीं बनाया।
बामसेफ के आदमी को तोड़ने का। बामसेफ ने होल टाइमर रखा, वो होल टाइमर बामसेफ ने रखा, वो गया बामसेफ नहीं रही। दो बातों का फर्क माइक्रो है, ये बहुत लोगों को समझ नहीं आता है। संगठन का मैकेनिज्म हमने डेवलप किया है। वो होल टाइमर बामसेफ का वो एम्प्लॉय नहीं है, उसके जाने से कोई चंदे में फर्क नहीं पड़ता 10 रुपए का, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। सारे देश भर में मेरे कार्यक्रम जैसे चलते थे वैसे ही चल रहे, सारे देश भर में लोग मुझे फंड दे रहे और वैसे ही फंड दे रहे। सारे देश भर में कहीं कहीं जगह जो देखिए हम 2 एकड़ जमीन देना चाहते हैं वो भी दे रहे, दान बहुत सारा लोग कर रहे हैं, जमीन दे रहे हैं और दुनिया भरी की बातें कर रहे हैं, घर दे रहे हैं। तो वो सारा पहले करते थे, अभी भी कर रहे हैं। जैसे हमारा काम चलता था वैसे ही चल रहा है। मगर मैं आईबी के रेफरेंस में आपको बताना चाहता हूं कि आईबी को लगाना, पीएमओ ऑफिस से बामसेफ को तोड़फोड़ करने के काम के लिए आईबी को लगाना पड़ा, तो कोई वजह होगी ना। वजह है, क्या वजह है? वजह यह है कि आरएसएस के लोग सोचते सरकार हमारी, प्रधानमंत्री हमारा, कई राज्यों के 17 राज्यों के मुख्यमंत्री हमारे, बाकी राज्यों के विरोधी पार्टी के नेता हमारे, और 1,500 से ज्यादा एमएलए हमारे, ये सारा अब हमारा है। मगर भारत बंद मामले में शामिल है, इतना सारा हमारा है, मगर भारत बंद मामले में शाम का है तो दुख तो होता, दर्द तो होता होगा। तो सब कुछ हमारा है, भारत बंद हमारा नहीं है, फिर भी भारत बंद मामले में शाम का हो रहा है तो दर्द तो होता होगा, दुख तो होता होगा। तो स्वाभाविक बात है। तो जब स्वाभाविक उनको दर्द होता होगा तो वो लोग दुखी होकर उनको तोड़ने का प्लान बनाते होंगे। समझ में आ रही है? तो इसलिए मैं ये बात आपको समझा रहा हूं, क्योंकि हम लोग बहुत बारीकी से संगठन बनाने का काम कर रहे हैं। जैसे अभी आपको मैंने संगठन बनाने की बातें बताया कि अब हम जनरल वे में संगठन नहीं, अभी विस्तार कर रहे हैं। 1703 जाति के लोग हमारे साथ जुड़ने चाहिए शेड्यूल कास्ट के। बाबा साहब अंबेडकर ने जब शेड्यूल कास्ट फेडरेशन नाम का संगठन बनाया और संगठन चलाया, संगठन का विकास किया, देश भर में संगठन बनाया, तब उस समय क्या कहा जाता था मालूम? ये बाबा साहब अंबेडकर का ये जो संगठन है उसको बोलते थे कि ये भारत के राजनीति की तीसरी शक्ति है, केवल शेड्यूल कास्ट के लोगों के द्वारा संगठन बनाने के आधार पर। तो हम लोग आपको बात समझा रहे हैं कि ये जो सोशल नेटवर्किंग का कार्यक्रम हमने बनाया उसमें शेड्यूल कास्ट के 3 संगठन हम लोग बना रहे, ताकि तमाम प्रकार की जो जातियां शेड्यूल कास्ट की है, 1703 जातियां है और महाराष्ट्र में 66 जातियां है, वो सारे जाति के लोगों को हम संपर्क करें, उनको जगाए, उनको जोड़ो और उनको जो अधिकार है उसके बारे में उनको संवैधानिक अधिकार, उनके फैसिलिटीज उनको हासिल हो, इसके लिए हम लोगों को मदद करनी चाहिए। और इस तरह से संगठित प्रयास करने का एक उदाहरण मैंने आपको बताया। उसी तरह से शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल ट्राइब में एक ट्राइब है गोंड। भारत में गोंड जो है शासक वर्ग रहा है। भारत में जो ट्राइब है, ट्राइब में सारे देश भर में बड़े पैमाने पर गोंड ट्राइब का राज रहा है। सोलंकी जी, आपके मध्य प्रदेश में तो रिकॉर्डेड बातें हैं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी है, मगर गोंडों का राज भी था, उनके राजा थे। महारानी दुर्गावती जबलपुर की, हाँ, वो गोंडी थी वो। तो ये बात हम लोगों को समझना होगा। तो इसी तरह से सारे देश भर में आदिवासी ऐसे भी है। अगर आप छत्तीसगढ़ में बस्तर इलाके में जाओ तो आप देखकर हैरान हो जाओगे, आपको लगेगा ये प्रिमिटिव स्टेज में लोग रहे हैं। मैं कुछ शब्दों का प्रयोग नहीं कर पा रहा हूं, कर नहीं सकता,
इस तरह से वो प्रिमिटिव स्टेज में छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में आदिवासी लोग जो है वो आज भी निवास करते हैं। आजादी को 75 साल का समय हो गया है। सरकार चाहे तो उनके तरफ बहुत विशेष ध्यान देकर विशेष कार्यक्रम बना सकती थी, मगर ऐसा कुछ नहीं किया। तो अगर आदिवासियों को जगाना जोड़ना है तो आदिवासियों में भी 2 संगठन बनाने पड़ेंगे, एक आदिवासी का संगठन, एक मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल ट्राइब का संगठन बनाना पड़ेगा। और हर एक को उस हिसाब से एक जागृत आदिवासी लोग है और एक जिन्होंने रेलवे भी नहीं देखी, रेल ही नहीं देखा। अब 32 बस्तर एरिया में कोई रेलवे है ही नहीं, तो उन्होंने कभी रेलवे देखा ही नहीं। तो ऐसी भी स्थिति है। और अगर ऐसा है तो हम लोगों को उस बात को ध्यान में रखते हुए संगठन बनाना चाहिए। तब तो जाकर के हम बस्तर में काम करेंगे ना, तब जाकर के हम लोग वहां इकट्ठा हो लोगों को करने में कामयाब होंगे। तब उनको भी लगेगा कि हमारी कोई सुध लेने वाला है, हमारी कोई आवाज उठाने वाला है, हमारी बात कोई करने वाला है। ऐसा लगेगा ना उनको, ऐसा लगना चाहिए ना। ये शेड्यूल ट्राइब के संदर्भ में आपको बताता हूं। फिर उसके बाद में है ओबीसी में जो मंडल कमीशन में 3743 जातियां है। ये शेड्यूल कास्ट को होमोजीनियस ग्रुप माना जा सकता है क्योंकि सारे अछूत हैं। शेड्यूल ट्राइब को हम कह सकते हैं कि ये सारे के सारे ट्राइब है, तो वो भी होमोजीनियस है। मगर मंडल कमीशन में जो ओबीसी है उसमें 4 प्रकार के सामाजिक समूह शामिल किए गए। हैरान करने वाली बात, जो सरकार है वो कितना नाइंसाफ करने वाली सरकार है कि ओबीसी में 4 प्रकार के लोगों को शामिल किया गया। सबसे लोएस्ट लेवल पर नॉमिनी टाइप के लोगों को ओबीसी में शामिल किया गया। अरे वो ओबीसी नहीं है, वो नॉमिनी टाइप है। जो नॉमिनी टाइप है वो ओबीसी कैसे हो सकता है? ट्राइब का पार्ट हो सकता है। नॉमिनी ट्राइब है तो ट्राइब का पार्ट हो सकता है, मगर उसे नॉमिनी ट्राइब को मंडल कमीशन के ओबीसी के लिस्ट में जोड़ा। यानी ये भी ओबीसी और जो अपर लेयर है वो भी ओबीसी। तो इसको तो कुछ फायदा हो सकता है, मगर इसको तो ओबीसी के नाम पर किसी प्रकार का कोई भी फायदा होने वाला नहीं। उसकी बीमारी अलग है, तो उसका इलाज भी अलग करना चाहिए। उसके बाद में नॉमिनी ट्राइब के लोगों को ओबीसी के लिस्ट में डाला गया। ये तो अन्याय करने का तरीका है, ये न्याय करने का तरीका नहीं। मंडल कमीशन तो न्याय करने के लिए बनाया गया, मगर ये जो जातियों को वहां जोड़ा गया है तो अन्याय करने का तरीका है। न्याय करने के लिए इसका इंडिपेंडेंट संगठन बनाना पड़ेगा, तो हमने इसका एक अलग संगठन बनाया है, एनपीएम, नेशनल नॉमिनी ट्राइब, अलग संगठन बनाया राष्ट्रीय स्तर। हर राज्य में है एक नॉमिनी ट्राइब के लोग जो है, ये हर राज्य में है, सारे देश के अंदर फैले हुए। संख्या कम होगी मगर है। 2 नॉमिनी ट्राइब के ऊपर है मोस्ट बैकवर्ड। जैसे फॉर एग्जांपल बाल काटने वाली जाती है ओबीसी की है, एक गांव है, वो गांव में 1 या 2 घर, तो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस उसका कुछ है नहीं। तो ऐसी जातियां मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस में है, जिसके तरफ कोई ध्यान देने के तैयार नहीं है। तो मोस्ट बैकवर्ड क्लास का राष्ट्रीय स्तर पर संगठन बनाना होगा। बनाने के लिए हमने निर्णय किया। उसके बाद है ओबीसी, ए नॉमिनी ट्राइब, ए एमबीसी, ए ओबीसी। ओबीसी का जिसमें ज्यादातर किसान जातियां होगी। किसान जातियों में भी 2 विभाजन किया इन लोगों ने। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।